नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है अनुस्वार और अनुनासिक। आप ये तो जानते ही हो कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रे, ए, ओ, औ। और ये जो दो वर्ण आप देख रहे हो, अंग और अह, ये दोनों आप लिखे तो स्वरों के ही साथ देखते होगे, परंतु ये दोनों स्वर नहीं होते, ये अयोगवाह होते हैं, जिनमें इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग बोला जाता है। अब आपके लिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों कि अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह वह वर्ण होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के ही साथ होता है, परंतु स्वर और व्यंजन की भांति स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं होता। स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं होता, यह चीज़ जानना आपके लिए, इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखोगे कि स्वर के साथ इनका प्रयोग, ये स्वर इनको किस तरह से वहन करते हैं। आप यहाँ देखिए, अंक, अ के ऊपर अनुस्वार लगा है, अंक। अगर हम दूसरा कोई स्वर लें, ओ के ऊपर अनुस्वार लगा है, ओठ। अगर हम व्यंजनों की बात करें तो आप देखेंगे कि च के ऊपर यहाँ अनुस्वार लगा है, चंपक। ल के ऊपर अनुस्वार लगा है, लंगूर। अब आपके लिए एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि अनुस्वार का प्रयोग या अनुनासिक का प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। यह या तो मध्य में लगता है या अंत में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अ के ऊपर लगा है, यहाँ भी, चंपक में भी, लंगूर में भी। अगर हम अंत की बात जब हम कर रहे हैं कि किसी भी शब्द के अंत में, तो आप देखिए, जैसे हम बात करें स्वयं, अहम, त्वम आदि की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अंत में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। एक और भी बहुत ही ज़रूरी इसमें चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि बच्चे कई बार अनुस्वार की जो जगह है, जो उचित जगह है जहाँ पर अनुस्वार लगना चाहिए, उस चीज़ में बहुत कोताही बरत जाते हैं उसको सही जगह पर लगाने की। तो मैं उसके लिए आपको इसके सही स्थान, कहाँ पर अनुस्वार का, अनुनासिक का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके विषय में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे वर्ण शब्द लिखे हुए हैं, जहाँ पर अगर आप यहाँ देखें व्यंजन, आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर अनुस्वार कहाँ लगा है। य की जो खड़ी पाई है, खड़ी पाई क्या होती है? किसी भी वर्ण का जो ये डंडा होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने क लिखा या त लिखा या च लिखा, जो भी वर्ण हम लिख रहे हैं, जो ये खड़ा डंडा है, इसको हम खड़ी पाई बोलते हैं। और जो अनुस्वार के लगने की जो सही जगह होती है, वो बिल्कुल इस खड़ी पाई के ऊपर होती है। जैसे जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें भी अगर आप देखें, व्यंजन में य की खड़ी पाई के ऊपर लगा हुआ है, या अगर आप स्वतंत्र में देखें तो त की खड़ी पाई के ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह से लंगूर में भी अगर आप देखें, ल की खड़ी पाई के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ च की खड़ी पाई के ऊपर लगा हुआ है, अ की खड़ी पाई के ऊपर लगा हुआ है। कई बच्चे क्या करते हैं कि लिखते समय, जैसे मान लीजिए रंक लिखना है, तो क्योंकि ध्वनि र और क के बीच में आ रही है, तो वो अनुस्वार को र और क के बीच में रख देते हैं। या मान लीजिए इन्हीं में से हम अगर कोई वर्ण लें,
या कोई और वर्ण भी अगर ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने लिया ठंड, ठंड, बिंदी यानी अनुस्वार यहाँ लगा दिया। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल गलत हैं लिखने के। यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सही स्थान है अनुस्वार के लगाने का वो खड़ी पाई के बिल्कुल ऊपर होता है। अब यहाँ आप कहेंगे कि र में तो कोई खड़ी पाई नहीं है, तो र में अगर खड़ी पाई नहीं है तो उसमें हम र यहाँ से बनना शुरू होता है, हम बिल्कुल इसके ऊपर इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे अनुस्वार का। तो ये इतना आप समझ गए होंगे कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है। अनुस्वार का प्रयोग खड़ी पाई के, अब हाँ में भी आप देखेंगे कि बिल्कुल छोटा सा एक डंडा है, बिल्कुल उसके ऊपर, स्वयं में य की खड़ी पाई के ऊपर, ठीक है। तो जिस भी वर्ण में खड़ी पाई का प्रयोग होता है उस खड़ी पाई के बिल्कुल ऊपर। और जैसे र में आप देख रहे हो रंक में, र में खड़ी पाई नहीं है तो आप र के बिल्कुल ऊपर यहाँ अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों कि अनुस्वार और अनुनासिक के चिन्ह कैसे होते हैं और ये कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, शिरोरेखा के ऊपर बिंदी। शिरोरेखा क्या होती है कि किसी भी शब्द के ऊपर, वर्ण के ऊपर जो ये लाइन हम लगाते हैं इसको हम शिरोरेखा बोलते हैं। और इसके ऊपर जो बिंदी लगती है, जैसा मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होगा, बिल्कुल खड़ी पाई के ऊपर। तो शिरोरेखा के ऊपर जो ये बिंदी लगती है ये अनुस्वार का चिन्ह होती है। और शिरोरेखा के ऊपर जो आधा ये ऐसे बना करके और उसके अंदर जो बिंदी लगती है जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, इसको हम अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है बच्चों, मुंह। यानी जब हम अनुस्वार युक्त शब्दों को जब हम बोलते हैं तो उनमें जो अनुस्वार की जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, वो केवल मुंह के जरिए निकलती है। जबकि अनुनासिक में जब हम कोई अनुनासिक युक्त कोई शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा जो निकलती है वो मुंह और नाक दोनों से निकलती है। अब हम अनुस्वार युक्त कुछ शब्द देखते हैं। गंगा, पंकज, चंचल, मंजन, घंटा, ठंड, दंत, मंथन, कंधा, लंबा, खंभा, कंठ, संयम, संसार, संहार, संशय, शंख और कंस। इन सभी शब्दों में आपने देखा होगा बच्चों कि जो अनुस्वार का जो चिन्ह है बिंदु, वो जो लगा हुआ है बिल्कुल आप देख रहे हो, जैसे कंठ में क के बिल्कुल खड़ी पाई के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। अब शंख में देखिए श की जो खड़ी पाई है बिल्कुल उसके ऊपर लगा हुआ है। अगर आप ख में भी आप देखेंगे कि खड़ी पाई के ऊपर बिल्कुल लगा हुआ है। घ में देखिए घंटा घ की खड़ी पाई के ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह से किसी भी आप किन्हीं भी शब्दों में से आप किसी में भी देखेंगे तो जो इसका उचित स्थान है जो लगने का, वो बिल्कुल खड़ी पाई के ऊपर होता है। अब हम देखते हैं अनुनासिक युक्त कुछ शब्द। यहाँ हम अनुनासिक युक्त कुछ शब्द देखेंगे, जैसे चांद, चांदनी, हंस, हंस। आप इन दोनों शब्दों में देखिए कि दोनों शब्द एक जैसे हैं, अंतर है तो केवल अनुस्वार और अनुनासिक का। हंस, हंस, हंस क्रिया है, हंस संज्ञा है। कांच, मांद, माँ, हाँ, सांझ, फाक, जाऊंगी, शुभ कामनाएं, मिठाइयाँ, दवाइयाँ, करूंगी, पहुंचना, खांसना,
मांजना, चाटा, डांटना। कि अनुस्वार का प्रयोग नासिक्य अथवा पंचमाक्षर के स्थान पर किस प्रकार होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी व्यंजनों के बारे में। व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं गिनती में, और इसमें 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, जिसके अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो नासिक्य व्यंजन है, पहले तो आप ये जानिए कि नासिक्य अथवा पंचमाक्षर कौन से होते हैं। जो हर एक वर्ग का अंतिम व्यंजन है। क वर्ग में अंग, च वर्ग में य, ट वर्ग में ण, त वर्ग में न, और प वर्ग में म। ये जो अंतिम व्यंजन होता है, हर एक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, इसी को हम नासिक्य अथवा पंचमाक्षर कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपने ध्यान किस बात का देना है कि जब किसी शब्द में इस वर्ण को छोड़कर, यानी जो पंचमाक्षर है इसको छोड़कर उस वर्ग का कोई भी व्यंजन, चारों में से कोई भी व्यंजन हो और उससे पहले अनुस्वार की ध्वनि हो, यानी अगर क है तो क से पहले अनुस्वार की ध्वनि हो। मान लीजिए ज है तो ज से पहले अनुस्वार की ध्वनि होनी चाहिए। इसी तरह से हर एक वर्ण में, हर एक वर्ग में इस पंचमाक्षर से पहले यदि इन बाकी बचे हुए चारों व्यंजनों में से कोई व्यंजन है और उससे पहले अनुस्वार की ध्वनि है, तो वह ध्वनि जो है उस वर्ग के पंचम वर्ण की होती है। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, तब यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम क वर्ग का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए पंकज। हमने कहा था कि पंचम वर्ण को छोड़कर उसी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो। क, यहाँ पे क वर्ग का व्यंजन आ गया और उससे पहले अनुस्वार की ध्वनि है, प के ऊपर अनुस्वार की ध्वनि है, तो वह जो ध्वनि है वो उस वर्ग के अंतिम व्यंजन की यानी अंग की ध्वनि है। और इस पंकज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ख की ध्वनि है पंखा, ख से पहले अनुस्वार की ध्वनि है, तो यह किस में बदल जाएगी? ख किस वर्ग का व्यंजन है? क वर्ग का। क वर्ग का व्यंजन है और ख से पहले अनुस्वार की ध्वनि आई है, तो यह उस वर्ग के पंचम वर्ण की ध्वनि है। इसी तरीके से हम अगर च वर्ग का कोई उदाहरण लें तो जैसे चंचल, च वर्ग का ही व्यंजन है और उससे पहले अनुस्वार की ध्वनि है, तो यह जो अनुस्वार है यह किस में बदल जाएगा? पंजा।
च, छ, ज। ज किस वर्ग का व्यंजन है? च वर्ग का। और च वर्ग का अंतिम व्यंजन नासिक्य व्यंजन है य। तो यहाँ पर भी यह किस में बदल जाएगा? य में। इसी प्रकार यदि हम ट वर्ग का उदाहरण लें, जैसे घंटा, ट वर्ग का ही व्यंजन है और इसका अंतिम वर्ण है, अंतिम नासिक्य व्यंजन है ण। तो यहाँ किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? ण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किसी भी वर्ण के नीचे हलंत का मतलब होता है उसका आधा स्वरूप। हमने इसकी खड़ी पाई हटा दी और खाली ये इस अर्धवृत्त वाले स्वरूप को हमने रख लिया, तो हम इसको, इस घंटा शब्द को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठंड, ड, आप यहाँ देखिए ट वर्ग का व्यंजन है ड और अंतिम वर्ण क्या है? ण। तो हम इस ठंड को भी ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम त वर्ग का कोई उदाहरण लें, जैसे दंत, त वर्ण का अंतिम व्यंजन है न। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मंथन, त वर्ग का ही व्यंजन है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प वर्ग का कोई उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे चंपक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई और उदाहरण अगर हम देखें तो, जैसे खंभा, प, फ, ब, भ, प वर्ग का व्यंजन है। खंभा। तो यहाँ पर जो हमने इसमें बात की थी कि नासिक्य अथवा पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, कि जब नासिक्य अथवा पंचमाक्षर जिस वर्ग के हैं उसी वर्ग के कोई जो बाकी चार व्यंजन बचे हुए हैं उनमें से अगर किसी व्यंजन से पहले अनुस्वार की ध्वनि है तो उस वर्ग के अंतिम व्यंजन की, जिसे हम कह रहे हैं पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन, उसकी वह ध्वनि होगी। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि जब जो पंचम वर्ण है, और विशेष रूप से मैं यहाँ बात कर रही हूँ न, म और ण की, जब इन पंचमाक्षर से पहले इसी वर्ण की आवृत्ति हो, यानी न से पहले न की, म से पहले म की, ण से पहले ण की, जब ध्वनि हो तो उन केसेस में हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो ये पंचम वर्ण है इन्हीं के ही रूप का, आधे रूप का हम प्रयोग करेंगे। जैसे हम कुछ शब्दों के उदाहरण देखते हैं, जैसे अन्न, पन्ना, गन्ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि न से पहले न की ध्वनि है अन्न में, पन्ना में, गन्ना में। तो जहाँ पर उसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, उसी पंचम वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर हम उसके अनुस्वार रूप का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम अन्न को इस तरीके से लिखें, पन्ना को इस तरीके से लिखें, गन्ना को इस तरीके से लिखें, तो ये रूप बिल्कुल गलत होंगे। जब पंचम वर्ण से पहले
उसी पंचम वर्ण की ध्वनि है तो वहां पर उसके आधे रूप का प्रयोग होगा, न कि अनुस्वार का। अब जैसे म के देखिए, चम्मच, अम्मा। यहाँ भी आप देखिए म से पहले म की ध्वनि है, यहाँ भी म से पहले म की ध्वनि है, तो इनको भी हम, जैसे यहाँ पर हमने अनुस्वार के रूप में लिखा, तो अगर आप इसको मान लीजिए ऐसे अगर आप लिखोगे तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमने उस पंचम वर्ण से पहले उसकी आधी ध्वनि का ही हमने प्रयोग करना है। इसी तरह से अगर हम अण का प्रयोग देखें, अक्षुण, ठीक है। तो आपने बच्चों इस चीज का ध्यान रखना है कि जब विशेष रूप से न, म और ण की जहां पर बात हो रही है तो वहां पर उस पंचम वर्ण से पहले यदि उसी वर्ण की ध्वनि है तो हम उसके आधे स्वरूप का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का नहीं। अब हम देखेंगे कि अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार होता है। बच्चों आपको पता होगा कि कुछ ऐसी मात्राएं होती हैं जो शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, जैसे ई की जो मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है ई, इसकी मात्रा इस प्रकार होती है ए, जिसकी मात्रा ये होती है। और इसी प्रकार से और कौन कौन से हमारे स्वर हैं जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर होती है, ओ जिसकी मात्रा, और औ। तो ये हमारे स्वर हैं जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर होती हैं। तो इन मात्राओं से जो शब्द बने होते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिन शब्दों में शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राएं होती हैं, उन शब्दों में क्योंकि यहाँ पर जगह कम रह जाती है, तो इस जगह पर जो कि कम रह गई, वहां पर वैसे तो इन शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग होता है, लेकिन क्योंकि जगह की यहाँ पर कमी होती है तो वहां हम अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। तो देखते हैं कुछ शब्द, जैसे बिंदु, सिंधु, हैं, मैं, नहीं, चौंक। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां ध्वनि तो अनुनासिक की होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ ऊपर की मात्राएं, शिरोरेखा से ऊपर की मात्राएं आने के कारण जगह कम रह जाती है, तो इसलिए वहां पर अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब हम अनुस्वार के तीसरे प्रयोग के बारे में देखेंगे, अनुस्वार का अपने मूल रूप में प्रयोग। मूल रूप में प्रयोग यानी अनुस्वार का चिन्ह आपको पता है, शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगती है, तो इसी रूप में, जैसे कि हम इससे पहले वाले जो उदाहरण देख चुके हैं कि वो जो पंचमाक्षर है, नासिक की ध्वनि है, उसमें परिवर्तित हो जाता है या अनुनासिक के स्थान पर इसका प्रयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि अनुस्वार का अनुस्वार के ही रूप में प्रयोग
कैसे होता है, किन सूरतों में इसका प्रयोग होता है। तो पहले हमने देखा कि व्यंजन के 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श अंतस्थ स्पर्श व्यंजन हम देख चुके हैं कि 25 होते हैं, क से म तक। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म होते हैं श, श, स, ह। तो जिन शब्दों में ध्यान देना है बच्चों, जिन शब्दों में अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन से पहले अनुस्वार की ध्वनि हो, वहां पर अनुस्वार किसी अन्य वर्ण के रूप में परिवर्तित नहीं होता, अपितु अनुस्वार के ही रूप में रहता है। देखते हैं कैसे। जैसे जिन शब्दों में अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है, हम उन्हीं के उदाहरण देखेंगे। संयम, संरक्षण, संलग्न, संवहन, संशय, संसार, संहार आदि और भी बहुत सारे शब्द इस प्रकार के आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, संयम, य से पहले अनुस्वार की ध्वनि है। संरक्षण, संलग्न, सभी शब्दों में जो हमने कहा कि अंतस्थ और ऊष्म, उनसे पहले जब अनुस्वार की ध्वनि है, तो यह जो ध्वनि है अनुस्वार की, यह इसी रूप में ही रहेगी, न कि वो किसी न, म, ण, य, अंग में बदल जाएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन हो और उनसे पहले अनुस्वार की ध्वनि हो, तो वह उसी रूप में रहेगी। अब हम देखेंगे कि सम उपसर्ग के बाद जब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन हो, तो जो म है, सम उपसर्ग में जो म है, वो अनुस्वार में बदल जाएगा। देखिए, जैसे सम जमा में सार, संसार, सम जमा में वाद, संवाद, सम जमा में यम, संयम, सम जमा योगिता, संयोगिता। यहाँ एक बात का आपने जरूर ध्यान देना है बेटे कि अगर आप ये कहें कि यहाँ म है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि म आधा है। संसार, संवाद, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो यह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ म उपसर्ग है और म के बाद हमने क्या कहा था कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन जब आएंगे, सम उपसर्ग के बाद जब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन हो, तो म की ध्वनि जो है वो किस में बदल जाएगी? अनुस्वार में बदल जाएगी। इससे पहले जो हमने अनुस्वार का प्रयोग देखा था, उसमें भी यही बात थी कि जब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन से पहले यदि अनुस्वार की ध्वनि है, तो वह अनुस्वार ही रहेगी, किसी और वर्ण में परिवर्तित नहीं होगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों, जिनका जब हम बहुवचन रूप बनाते हैं तो उनके बहुवचन रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे भाई से भाइयों, बच्चा बच्चे, और इससे बच्चों भी बहुवचन बनता है। इसी प्रकार बहन से बहनें, बहनों, साथी से साथियों। तो यहाँ मैं जिस बात को आपसे कहना चाहती हूँ वह यह है कि जब हम ऐसे ही कुछ और शब्द हैं जिनमें
हम बहुवचन बनाते समय तो उनके बहुवचन रूपों में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ये शब्द हैं और कुछ ऐसे ही एक शब्द और भी हैं जब हम उनका संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे भाई, हम कहें भाइयों, भाइयों, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, केवल भाइयों का प्रयोग होगा, बिंदी यहाँ पर नहीं लगेगी। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, मैंने कहा बच्चों ना कि बच्चों। तो जब संबोधन के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं तो अनुस्वार रहित होता है ये शब्द, न कि अनुस्वार सहित। बहनों, मेरी प्यारी बहनों, आज हम यह काम करेंगे। या साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, साथियों ना कि साथियों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो विषय था हमारा अनुस्वार और अनुनासिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर किसी और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।